राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 2 हफ्ते के अंदर 2 जाट नेताओं का अपमान, ये संयोग है या प्रयोग है? मेरे ख्याल से 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ था और 5 अगस्त को सतपाल मलिक जी का देहवासन हुआ है। एक का जीते जी अपमान हुआ और एक का मरने के बाद अपमान हुआ। इस बात का आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले अपने कुछ यूज़र्स के कमेंट लेता हूं और उन कमेंट्स के आधार पर ही आज के वीडियो का एनालिसिस करेंगे। एक भाई ने कमेंट किया, उन्होंने एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला सुनने के बाद हंसी भी आई और हंसी आने के बाद में दुख भी हुआ, रोना भी आया। दोनों बातें आपके सामने अभी शेयर करता हूँ। उन्होंने एक कमेंट किया कि एक बार एक जाट को भैंस के लोन की ज़रूरत पड़ी। वो बैंक में गया, बैंक के मैनेजर ने उससे रिश्वत मांगी, उसने रिश्वत देने से मना कर दिया। तो मैनेजर उसको रोज़ टरकाता कि भाई तू कल आना, आज सर्वर डाउन चल रहा है। तो बताते हैं कि उसने तंग आकर जाट ने फिर बैंक में जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोन उसको मिलना नहीं था, रिश्वत उसने देनी नहीं थी। एक बार उस मैनेजर को दूध की ज़रूरत पड़ी तो अपने हाथ में डोल लेके जाट के पास दूध लेने गया। तो जाट ने उसको बोला कि आज मेरी भैंस का सर्वर डाउन चल रहा है, तेरे को दूध नहीं मिलेगा। फिर आगे उस भाई ने उस बात का आगे बढ़ाते हुए जिक्र किया कि जब मेवात के अंदर ये जो नए नए हिंदू बने हैं 2014 के बाद से, हमारे देश में एक नया सेक्शन बना हिंदुओं का, जो अपने आप को ही देशभक्त और राष्ट्रवादी बताता है, बाकी सबको गद्दार बताता है। अदरवाइज तो ये देश शुरू से हिंदुओं का देश है, इस देश में सारे हिंदू हैं। तो वो जो नए नए हिंदू बने हैं वो मेवात के अंदर हनुमान जयंती पर वहाँ दंगा करने गए थे। वहाँ पर उनकी मेवों ने जमकर पिटाई करी। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि हरियाणा के अंदर हिंदू पिट गए मुसलमानों के हाथ से, जाटों को आके हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि जाट भी हिंदू समाज का ही अंग हैं। तो तब जाटों ने उनको बोला कि भाई हमारा सर्वर डाउन चल रहा है। इस मतलब 11 साल के भाजपा के शासन में पहली बार उन नए हिंदुओं को ये पता चला कि जाट भी हिंदू हैं। तो ये तो हुई एक बात हंसी की मजाक की। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जाटों का सर्वर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है डाउन ही डाउन चल रहा है। मुझे 1987 का वो दौर याद आया जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का देहांत हुआ था। तो उस समय तक ये परंपरा थी कि जिस भी प्रधानमंत्री का देहांत होता था उसको दिल्ली के अंदर राजघाट पे जगह मिलती थी। लेकिन उस समय की राजीव गांधी सरकार ने चौधरी चरण सिंह के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए और समाधि बनाने के लिए वहाँ जगह देने से मना कर दिया था। लेकिन उस समय जाटों के अंदर दम था। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत 5 लाख आदमियों को लेकर दिल्ली में आकर बैठ गए थे और राजीव गांधी को ये अल्टीमेटम दे दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर चौधरी साहब के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी तो जो समाधियाँ दिल्ली में बनी हैं हम उनको भी उखाड़ के फेंक देंगे। और 24 घंटे के अंदर राजीव गांधी को झुकना पड़ा था और चौधरी चरण सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट पर हुआ। उनकी समाधि भी बनी जो आज किसान घाट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद इतिहास ने करवट बदली। चौधरी चरण सिंह का जो बंगला जिसमें वो ज़िंदगी भर रहे, उसी में अजीत सिंह उनका बेटा भी रहता था। और जो किसान थे, यूपी के हों चाहे हरियाणा के हों या राजस्थान के हों, उस मकान को अपना घर समझते थे। उनकी ये मांग थी कि इसमें चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाया जाए, क्योंकि पहले भी बहुत सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारक लुटियंस की दिल्ली में बन चुके हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और अजीत सिंह बागपत से अपना चुनाव हारा तो उनका सामान उठा के सड़क पर फेंक दिया इसी मोदी सरकार ने। लेकिन देखिए इतिहास कैसे करवट बदलता है। उसी चौधरी चरण सिंह के पोते ने एक भारत रत्न के लालच में और एक मंत्रालय के लालच में उसी भारतीय जनता पार्टी के आगे वो नतमस्तक हो गया तथा उसने नरेंद्र मोदी जी की तुलना अपने स्वर्गीय दादा चौधरी चरण सिंह से कर दी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब एक भाई ने ये कमेंट किया कि इस देश में श्रीदेवी को राजकीय सम्मान मिल सकता है, श्रीदेवी का अंतिम संस्कार तिरंगे के अंदर हो सकता है, लेकिन सतपाल मलिक का अंतिम संस्कार तिरंगे में लिपट के क्यों नहीं हुआ? तो भाई श्रीदेवी की तुलना सतपाल मलिक से कैसे हो सकती है? वो तो एक बहुत ही महान महिला थी। उसने तो एक शादीशुदा आदमी से शादी करी, किसी का घर उजाड़ा
80 के दशक में ठुमके लगा के दिखाए, तो उसका तो योगदान देश के लिए बहुत है। और एक और ऐसा ही सितारा अक्षय कुमार, जिसने इस देश को ये बताया कि आम काट के खाना चाहिए, चूस के खाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लिया और वो भारत का नागरिक भी नहीं है, कनाडा का नागरिक है। तो जब अक्षय कुमार भी भगवान को प्यारा होगा तो उसको भी तिरंगे के अंदर ही अंतिम संस्कार होगा। आप देख लेना, यही सम्मान उसको भी मिलेगा, क्योंकि इस समय देश में अमृत काल चल रहा है। इस समय देश अपने गोल्डन एरा के अंदर है। अब कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा किसी का भी, सोशल मीडिया है, नाम लेना भी नहीं चाहिए। उन लोगों ने कमेंट किया। आज सुबह सुबह जब मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो सबसे पहला जो कमेंट मैंने पढ़ा, बोला गद्दारों को कभी सम्मान नहीं मिलता। एक भाई है, वो रोज़ एक ही कमेंट करता है कि नरेंद्र मोदी की थाली में खैर उसी में छेद किया, अगर सरकार से मिल के चलता तो 21 तोपों की सलामी भी मिलती। और एक भाई ने तो मेरे को जाटों का असदुद्दीन ओवैसी बता दिया। हम तीनों भाई एक ही कौम के हैं, नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, आप समझ सकते हो कौन सी जाति के हैं। तो तीनों भाइयों का एक ही बात में मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे बताओ, आप लोग सतपाल मलिक को गद्दार बता रहे हो ना, उसकी कौन सी बात झूठ है? जो बात उसने कही थी कि जो 40 फौजी हमारे मरे वो सरकार की लापरवाही से मरे, क्या ये बात झूठ है? क्या सरकार की लापरवाही से नहीं मरे? अगर उनको एयरलिफ्ट किया जाता तो क्या वो मरते? दूसरी बात उन्होंने जो कही कि सरकार ने ये बोला था उस समय की सरकार ने कि अपना मुंह बंद रखो, हमको इसको चुनाव में फ़ायदा उठाना है, ये बात हम पाकिस्तान के मत्थे मंड के चुनाव लड़ेंगे। क्या 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने उनका फ़ोटो बैकग्राउंड में लगा के वोट नहीं मांगे थे? क्या उनके नाम पर चुनाव नहीं जीता था? और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर घोटाला हुआ है, पन बिजली परियोजना के अंदर और इंश्योरेंस फाइल के अंदर, अगर वो बात झूठ है तो सरकार उसकी जांच क्यों करवा रही है? और जो विसिल ब्लोवर था उसी को क्यों मुजरिम बना रही थी? मुझे बताओ, अगर घोटाला हुआ ही नहीं, जिस राम माधव का नाम लिया था सतपाल मलिक ने, उस राम माधव पर एफआईआर नहीं हुई, सतपाल मलिक पर एफआईआर हो गई। अगर ये बात झूठ है तो इसकी जांच ही क्यों हो रही है? तो इन बातों का भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, जो गद्दारी की बात बार बार कही जा रही है कि सतपाल मलिक ने इतना सम्मान दिया, नरेंद्र मोदी ने गवर्नर बनाया 5 राज्यों का, गद्दारी करी। अगर यही गद्दारी करने का पैमाना है तो आप मुझे बताओ, विश्वनाथ प्रताप सिंह को राजीव गांधी ने यूपी का मुख्यमंत्री भी बनाया, केंद्र में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी बनाया, और उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ी, देश का प्रधानमंत्री बना। तो वो गद्दारी नहीं थी क्या? आज तक साबित हुआ क्या? राजीव गांधी पर जो बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगाया उसमें राजीव गांधी को क्लीन चिट मिल गई, और उसी बोफोर्स तोप ने कारगिल युद्ध में भारत की इज्जत बचाई। तो सारी गद्दारी का ठेका जाटों ने उठा रखा है क्या? अपना इतिहास में कभी झांक के नहीं देखोगे क्या? अरे भाई, तुम तो एक क्रिमिनल के, एक बदमाश के इनकाउंटर पे पूरे राजस्थान को जला देते हो, आनंद पाल के इनकाउंटर पे, और सारा दोष हमारे ही मत्थे मंडते हो क्या? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें किसी ने एक झूठी अफवाह उड़ा दी थी कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। तुम लोगों ने पंचायत कर करके बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया था क्या? संगीत सोम ने उसको, संजीव बालियान को चुनाव नहीं हरवाया क्या? हर गाँव में पंचायत नहीं हुई? अगर ऐसा जाट कर दें तो हम गद्दार हैं, तुम कर दो तो तुम्हारा राष्ट्रवाद है। खुलेआम तुम लोगों ने नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी को हम हरवाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो योगी को हटा देगी। वो जातिवाद नहीं था? हम कुछ भी करें तो वो जातिवाद हो जाता है, तुम कुछ भी करो तो वो राष्ट्रवाद हो जाता है। और अंत में वो जो एक भाई ने ये बोला है मेरे को कि मैं जाटों का ओवैसी हूँ, तो ओवैसी तो बहुत ही महान नेता है भाई। वो तो कोई भी पार्टी उससे गठबंधन नहीं करती। उसका कारण जानते हो क्या है? सब पार्टियों को ये पता है कि ओवैसी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो जो भी बयान देता है भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देता है। वो जो भी उम्मीदवार खड़ा करता है उससे भाजपा को फ़ायदा होता है। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपना वकील बना के भेजा भी था मुस्लिम देशों में। अब तो गठबंधन खुल्लम खुल्ला सबको पता चल गया। तो ओवैसी से मेरी तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता चल गया ओवैसी किसका आदमी है और किसकी भी टीम है। अब आखिरी में मैं अपनी बात ये कह के ख़त्म करूँगा कि एक भजन है
सदाना रहा है, सदाना रहेगा। ज़माना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। टाइम बदलेगा, ज़माना बदलेगा, और जो आज हो रहा है उसका जल्दी ही रिजल्ट इन लोगों को मिलेगा। इसकी कोई जो लोग इस बात का दुख मना रहे हैं कि भाई सतपाल मलिक इतनी उम्र में, यानी अभी 80 साल के भी नहीं हुए थे, दुनिया से चले गए, और उनको जो सम्मान मिलना था वो सम्मान भी नहीं मिला। उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भगवान ने सही टाइम पे उठा लिया, नहीं तो आखिरी में उनको जेल में भी जाना पड़ता। आप लोगों को याद होगा अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर एक भाषण, एक कहानी सुनाई थी, अनपढ़ चौथी पास राजा की कहानी। उसी दिन उसकी पटकथा लिख दी गई थी कि ये आदमी जेल में जाएगा, नहीं तो वहाँ दिल्ली के अंदर कोई लीकर घोटाला हुआ ही नहीं देखना, इस लीकर घोटाले में अरविंद केजरीवाल भी बरी आएगा। लेकिन खाली इस बात के ऊपर कि उसने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी विधानसभा में, उसको जेल में जाना पड़ा। और सतपाल मलिक ने जिस दिन भाजपा का भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ा था, उसी दिन ये पटकथा लिख दी गई थी कि सतपाल मलिक को जेल में जाना पड़ेगा। भगवान ने ठीक टाइम पे बुला लिया, नहीं तो इस उम्र में शायद उनको जेल में भी रहना पड़ता। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और अपने ग्रुप में शेयर करना। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाई।